friends, my name is Stuti and today we will going to discuss a prototype model. So far we have seen waterfall model, iterative model and incremental model. This model is also comes under software development life cycle models. So how this model is different from other, we will going to see in this video, and what are the benefits we will going to see about the prototype model. So coming to the point, that is prototype model. Prototype means here we will be developing a prototype for our project or for our software which the client has given to us. Means what is prototype basically? तो प्रोटोटाइप क्या होता है? इट इज़ अ वर्किंग प्रोजेक्ट, वी कैन से अ वर्किंग सॉफ्टवेयर विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइप. मीन्स हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस को लेकर के, अपने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बेसिक फंक्शंस को लेकर के एक रफ मॉडल बना देते हैं, एक रफ सॉफ्टवेयर बना देते हैं जिसके थ्रू हम क्लाइंट से उनका फीडबैक लेते हैं. इसमें बेसिकली यही होता है कि एक रफ स्केच, एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी का हमने सॉफ्टवेयर बनाएंगे प्रोटोटाइप मॉडल में. क्लाइंट उसे अप्रूव करेगा, फिर उसके आगे हम प्रोटोटाइप मतलब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट शुरू करेंगे. तो लेट्स सी सम थ्योरेटिकल पॉइंट्स एंड देन वी विल गोइंग टू सी द स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप. So coming to the theoretical points, that is what the first point here says is, in this model a prototype of a system is created based on initial requirements gathered from the user and a quick design is done. The main point here is क्विक डिज़ाइन इज़ डन. तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं किसका? अपने सिस्टम का, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स गैदर्ड फ्रॉम द यूज़र ने हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स दी है, जो भी उसने हमें प्रोजेक्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें से जो रिक्वायरमेंट्स जल्दी डेवलप करके हम उन्हें दिखा सकते हैं और एक रफ स्केच बन जाएगा हमारे प्रोजेक्ट का, तो उनको हम यूज़ करके इसमें देते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट हियर इज, देन द सेम इज रिपीटेड टिल अ फाइनल एक्सेप्टेबल प्रोटोटाइप is achieved, which forms the basis for developing a final product. सो मतलब जो प्रोटोटाइप मॉडल में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक रफ सॉफ्टवेयर बना करके हम यूज़र को दिखाते हैं कि अच्छा, आप इसका फीडबैक ले लेते हैं कि ओके, इज़ इट ओके फ्रॉम यूज़र साइड, दे आर एक्सेप्टिंग दिस सॉफ्टवेयर और नॉट. इफ़ दे आर ओके विद दैट प्रोडक्ट, then they will say okay, you can go ahead. Then we will start the actual development of the software. So basically इसमें क्या हो रहा था, हमने पहले एक रफ साइकिल बना लिया, एक रफ प्रोजेक्ट बना करके यूज़र को दिखाया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्हें सही लग रहा है प्रोजेक्ट, तब हम उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट पे आगे बढ़ते हैं. तो एक्चुअल डेवलपमेंट से पहले एक एनालिसिस फेज़ में ही, हमारा फर्स्ट फेज़ क्या था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन सेकेंड क्या था, एनालिसिस. तो जो हमारा एनालिसिस फेज़ है, एनालिसिस फेज़ में ही हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करके यूज़र से फीडबैक लेते हैं, और फिर उसकी डिज़ाइनिंग, एक्चुअल डिज़ाइनिंग फेज़, जब एनालिसिस फेज़ में वो प्रोटोटाइप एक्सेप्ट हो जाता है, मीन्स प्रोटोटाइप मॉडल वहीं तक चल रहा होता है एनालिसिस फेज़ तक ही. जब वहाँ पे प्रोटोटाइप एक्सेप्ट हो जाता है, देन वी मूव ऑन टू द डिज़ाइन स्टेज. सो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज़, it is the working model of software with limited functionality. What I have already said is limited functionality का एक working model है हमारे software का. Now coming to the fourth point, that what does it says is, in this process model the system is partially implemented before or during the analysis phase. हम क्या कर रहे हैं, पार्शली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को बिफोर और ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज, हेयर बाय गिविंग अ कस्टमर एन अपॉर्चुनिटी टू सी द प्रोडक्ट अर्ली इन द लाइफ साइकिल. Thus
जो कस्टमर कहता है कि हाँ, मतलब एक जो कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग ओके करते थे कि ठीक है, हम अभी तक सारे प्रोजेक्ट्स, सारे मॉडल्स में हम कैसे कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन कर रहे थे कस्टमर के साथ, और फिर वी आर डिस्कसिंग, अच्छा ठीक है, वी आर ओके विद यू एंड यू शुड स्टार्ट विद द डेवलपमेंट, और डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते थे, फिर उसमें बीच में फीडबैक लेते थे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ही हम कस्टमर को एक प्रोटोटाइप बना करके दिखा देते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना करके दिखा देते हैं विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी, और उसके बाद फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक के बेसिस पे हम उस पर वर्किंग आगे स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस है हमारा अलग, जो बाकी और मॉडल्स थे उनसे ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे लिए ये प्रोटोटाइप मॉडल में। और यूजुअली प्रोटोटाइप मॉडल बहुत यूज़ होता है मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में, कि एक रफ स्केच बना देते हैं तो उनको ये रहता है कि ठीक है, उन्होंने देख लिया कि दे आर ओके विद द प्रोजेक्ट एंड दे कैन गो विद दिस। So this way we use prototype model. So let's come to the steps of prototype model. What are these steps basically? Here we can see what are the steps are. तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज से। यहाँ से हमने स्टार्ट करा। स्टार्ट करने पे क्या हुआ, हमने रिक्वायरमेंट्स जो गैदर होती हैं, जो भी कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट दी, और उस पर एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद उसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स को हमने यहाँ पे एक सेलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने फिर उसकी क्या करी, क्विक डिज़ाइनिंग करी। कुछ सेलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स ले ली, उनकी डिज़ाइनिंग हमने करी। डिज़ाइनिंग करने के बाद क्या करा, डिज़ाइन करने के बाद हमने करा बिल्डअप प्रोटोटाइप। यहाँ पे बेसिकली कोडिंग कर दी, डेवलपमेंट कर दिया। लेकिन ये डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज के साथ ही हो रहा है। इसमें हम एक एक्चुअल डिज़ाइन फेज में अभी तक मूव नहीं कर रहे, ये उसके पहले ही सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे हमने कोडिंग कर दी। कोडिंग के बाद यहाँ पे क्या आ गया, यूज़र इवैल्यूएशन। यूज़र इवैल्यूएशन में हमारा क्या आ गया, फीडबैक आ गया। ठीक है, फीडबैक में अब यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, जो हमने प्रोटोटाइप बना दिया, अभी बिल्ड करा, उसको यूज़र इवैल्यूएट करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको मैच करेगा और देखेगा कि ओके दे आर ओके विद दैट प्रोजेक्ट और नॉट, और मतलब सेटिस्फाइड है अगर वो उस चीज़ से, देन वी विल गो फॉरवर्ड। एल्स अगर वो हमारे जो हमने प्रोटोटाइप ये बनाया यहाँ पे उससे सेटिस्फाई अगर नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से रिफाइनिंग प्रोटोटाइप पे जाएंगे। रिफाइनिंग प्रोटोटाइप में दोबारा से उसमें चेंजेस होंगे, फिर से उसकी डिज़ाइनिंग होगी यहाँ पे, और फिर प्रोटोटाइप प्रॉपर बिल्ड करके फिर ये साइकिल यहाँ पे तब तक चलता रहेगा, ये पूरा साइकिल, जब तक हमारा प्रोटोटाइप एक्सेप्ट नहीं हो जाता। प्रोटोटाइप जब यहाँ से यूज़र इवैल्यूएशन के पॉइंट पे जब ये हो जाएगा कि ओके दे आर ओके विद द प्रोजेक्ट, दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप, जब सेटिस्फैक्शन हो जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, इम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट एंड मेंटेन। ये वाला हमारा फेज़ आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप एक्सेप्ट हो गया तो हम एक्चुअल प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअल जो प्रोटोटाइप मॉडल का जो स्टेप है वो इधर ही कवर हो जाता है। जब एक्चुअल डेवलपमेंट चलता है तो अब डिफरेंट अपने जो नॉर्मल SDLC के फेजेस है हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रोटोटाइप का पार्ट है वो ये है। इसके आगे वापस से आप इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव डेवलपमेंट का पार्ट लेने लगते हैं। सो दीज वर द स्टेप्स of prototype model. In this there are different types of prototype model. Let's see what are the different types of prototype model over here. So there are 4 types of prototype model. The first one is throwaway prototype, then the next one is evolutionary prototype, throwaway and evolutionary prototype, and the next is incremental prototype and extreme prototyping. There are 4 models. So coming to the first that is the throwaway prototyping. हम throwaway prototyping पे आते हैं। तो अब इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है चारों में। थ्रो-अवे तो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमने क्या करा है, कोई है प्रोटोटाइप है जिसको थ्रो कर दिया,
इसका बेसिक समरी ये है, अभी वी विल गोइंग टू सी दी मेन पॉइंट्स, बट इसकी समरी ये है थ्रो अवे और रैपिड प्रोटोटाइपिंग की, कि जो भी हमने प्रोटोटाइप बनाया अपने सॉफ्टवेयर के लिए, जिसको हमने इवैल्यूएट करवाया, जिसके थ्रू हम एक्सेप्ट करवाते हैं, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एक्चुअल सिस्टम। मीन्स हमने उनको रिव्यू तो करा देंगे, दिखा तो देंगे कि इस तरीके का प्रोजेक्ट बनेगा, बट वो एक्चुअली में हम उसको एज अ पार्ट अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं लेंगे। मीन्स हमने जो प्रोटोटाइप बनाया उसे थ्रो अवे कर दिया और फिर दोबारा से हम डिज़ाइनिंग करते हैं, मतलब प्रॉपर दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट का। ये होता है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग में। और हम आते हैं इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में, तो उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन हो रहा है, मीन्स किसी चीज़ में एनहेंसमेंट होता जा रहा है, वो इवोल्यूट हो रही है और ज़्यादा ही ज़्यादा। तो मीन्स जो हमने सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाया उसमें ही हम बार बार एनहेंसमेंट करते जा रहे हैं और उसको हमने एज अ सिस्टम डेवलप करा। मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप बनाया जिसके थ्रू एक्सेप्टेंस हुआ हमारे प्रोजेक्ट का, उसको हम एज अ पार्ट लेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। लेट्स सी द थ्योरेटिकल पॉइंट्स ओवर हियर, व्हाट दे आर सेइंग। This technique offers a useful method of exploring ideas and getting customer feedback for each of them. ठीक है, वही सेम पॉइंट है फॉर प्रोटोटाइपिंग कि दैट वी आर गेटिंग अ गुड आइडिया फॉर अ फीडबैक फ्रॉम अ कस्टमर. Let's come to the second. In this method, a developed prototype need not necessarily be a part of ultimately accepted prototype. इसमें क्या बोला कि जो प्रोटोटाइप एक्चुअली में एक्सेप्ट होगा और जो हमने स्टार्टिंग में इनिशियली जो हमने प्रोटोटाइप बनाया वो ज़रूरी नहीं है उसका पार्ट हो। वही चीज़ को, उसी चीज़ को हमने डिस्कस करा है यहाँ पे कि जो हमारा एक्चुअल प्रोटोटाइप एक्सेप्ट हुआ है जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप पे प्रोटोटाइप बनाया था वो एक्सेप्ट हो। मींस अगर इसको हम इस तरीके से देखें, अगर हम डायग्राम पे आए वापस से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, अगर थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग को देखें, वो ये कह रहा है कि कोई डिज़ाइन के बाद हमने बिल्ड अ प्रोटोटाइप करा, तो यहाँ पे सपोज हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप बन गया, ठीक, फर्स्ट प्रोटोटाइप बना, यूज़र एवेल्युएशन हुआ, उसमें कुछ चेंजेस आए। यहाँ पे चेंजेस आने के बाद हमने क्या करा, रिफाइन करा उसको प्रोटोटाइप को, फिर यहाँ गया, फिर क्विक डिज़ाइन करा। क्विक डिज़ाइन करने के बाद हमारा P2 आया, तो P2 जो है, P1 जो है वो P2 का पार्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे P2 दोबारा से एक नया प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे और उस पर वर्क कर रहे हैं। तो इसमें थ्रो अवे में क्या हो गया, बार बार जो हमारा यहाँ पे प्रोटोटाइप डेवलप होता जाएगा, जो इनिशियल है वो हमने एक्सेप्ट करेंगे, अगर उसमें कुछ चेंजेस आए तो हम दोबारा से स्क्रैच से अपना नया प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे रेदर देन यूजिंग द सेम प्रोटोटाइप. Let's come to the theoretical points again. Now what does it says, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि कस्टमर फीडबैक हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अननेसेसरली डिज़ाइन फॉल्ट्स एंड हेंस द फाइनल प्रोटोटाइप डेवलप्ड इज ऑफ अ बेटर क्वालिटी. वो तो प्रोटोटाइप की ही एडवांटेज हो गई बेसिकली कि हमारा जो है अननेसेसरली एरर्स नहीं होते और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है. नाउ कमिंग टू द इवोल्यूशनरी, व्हाट डज इट सेज इज, in this method the prototype developed initially is incrementally refined. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो इनिशियली हमारा प्रोटोटाइप बना है वो इंक्रीमेंटली रिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक. कस्टमर के फीडबैक पर हम उसको इंक्रीमेंटली मतलब बार बार उसे रिफाइन करते जाएंगे टिल इट फाइनली गेट एक्सेप्टेड. जब वो फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगा तब तक हम उसको रिफाइन करते रहेंगे, ये बात है. नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पॉइंट, व्हाट डज इट सेज, it is based on building actual function prototype with minimal functionality in the beginning. मतलब वही है, प्रोटोटाइप की बात है कि मिनिमम फंक्शनैलिटी के साथ हमने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया. नाउ द थर्ड पॉइंट है, द प्रोटोटाइप डेवलप्ड फॉर्म्स द हार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रोटोटाइप ऑन टॉप ऑफ विच द एंटायर सिस्टम इज बिल्ट. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ बोली थी कि जो इसमें फर्स्ट थ्रो अवे प्रोटोटाइप के अंदर जो इनिशियल प्रोटोटाइप बनेगा उसको व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर थ्रोइंग इट अंटिल इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड.
जो सिस्टम बिल्ट होता है वो किस पे बिल्ट होता है, जो एक्सेप्टेड प्रोटोटाइप है। तो जो हमने इनिशियल बनाया, अगर इनिशियल वाला हमारा एक्सेप्ट हो गया तो वो तो इवोल्यूशनरी का पार्ट हो जाएगा। अगर हमारा इनिशियल वाला एक्सेप्ट नहीं हुआ और हमने उसमें एनहेंसमेंट करने के जगह उसको थ्रो अवे करके दूसरा प्रोटोटाइप ले लिया तो वो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग के अंदर आ गया। और अगर हम उसको इवोल्यूशनरी टाइप से बनाएं तो उसमें क्या होगा, जो हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया उसी में ही हम चेंजेस करते जा रहे हैं। अगर इसको हम वापस से इधर आकर के देखें अपने स्टेप डायग्राम्स पे, तो क्या है कि हमने जो यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाया, यहाँ से इवोल्यूशनरी के लिए जो हमें P1 मिला, तो और फिर यूज़र इवेल्युएशन हुआ, फिर यहाँ पे रिफाइनिंग हमने सेम करा और यहाँ से हम दोबारा से क्विक डिज़ाइन करके हम P2 पे आ गए। जब P2 पे आ गए, अब यहाँ पे P1 क्या है, P2 का पार्ट है, ये इसका सबसेट है। ऐसा नहीं है कि इसका सबसेट नहीं है। और फिर ये बार बार रिफाइन होता रहेगा। एट द एंड सपोज हमारा PN प्रोटोटाइप था जो एक्सेप्ट हुआ, और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, किसमें, डिज़ाइनिंग की तरफ अपनी सिस्टम की। सो PN के अंदर जो है P1 इज़ ऑलवेज बी अ पार्ट। तो जो इनिशियल डेवलप्ड प्रोटोटाइप रहा वो हमेशा हमारा क्या रहा, पार्ट रहा हमारे सिस्टम का। जो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोटोटाइप ऑफ ऑन टॉप ऑफ विच द एंटायर सिस्टम इज बिल्ट। तो जो हमारा इनिशियल प्रोटोटाइप बनता है किसमें, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग के अंदर, वो एक हार्ट की तरीके से, जो हमारा फाइनल सिस्टम होता है वो उसका एक हार्ट की तरीके से होता है। क्यों, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा सिस्टम धीरे धीरे बिल्ड होता गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टू प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स। सो इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग क्या है, इंक्रीमेंटल डायग्राम, अगर इंक्रीमेंटल मॉडल आपको याद हो तो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट इंक्रीमेंटल मॉडल वीडियो। सो इंक्रीमेंटल मॉडल वीडियो में हम इंक्रीमेंटल में हम क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट को अपने मॉड्यूल्स में डिवाइड करके और उनको इंक्रीमेंटली बिल्ड कर रहे थे। तो सेम यहाँ प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करके हर मॉड्यूल का प्रोटोटाइप बना करके एक्सेप्ट करवाएंगे। ये तरीका है इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग के अंदर। क्या है, डिफरेंट मॉड्यूल्स के प्रोटोटाइप बना करके और उनको कंबाइन करेंगे। लेट्स सी व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर इज incremental prototyping refers to building multiple functional prototypes of the various subsystem and then integrating all the available prototypes to form a complete system। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इंक्रीमेंटली हम प्रोटोटाइप कैसे बना रहे हैं, जितनी भी हमारे मॉड्यूल्स हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में उनको मॉड्यूलाइज डिवाइड कर दिया हमने अपने सिस्टम को, हर मॉड्यूल का एक प्रोटोटाइप बनाया और एक्सेप्ट करा लिया, और फिर उन सारे प्रोटोटाइप को कंबाइन करके देन वी स्टार्टेड दी बिल्डिंग दी रिक्वायरमेंट। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग क्या है, ये एक डिफरेंट टाइप की प्रोटोटाइपिंग हो गई। इसके अंदर डायरेक्टली क्या है, ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सीक्वेंशियल फेजेस। इसके 3 स्टेप्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। क्या है फर्स्ट स्टेप, बेसिक प्रोटोटाइप विद ऑल द एग्जिस्टिंग पेजेस इज प्रेजेंट इन द HTML फॉर्मेट। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिक प्रोटोटाइप बना देते हैं जिसमें सारे पेजेस होते हैं। देन यू कैन स्टिमुलेट डेटा प्रोसेस यूजिंग अ प्रोटोटाइप सर्विस लेयर। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटोटाइप जब बनाते हैं तो उसमें हमने सिर्फ बेसिक पेजेस बना देते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसके उन पेजेस के बीच में थोड़ा सा स्टिमुलेशन ले आते हैं जिससे डेटा एक्सट्रैक्ट और वो होता रहे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता रहे। और फिर थर्ड स्टेप है द सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड एंड इंटीग्रेटेड टू द फाइनल प्रोटोटाइप। और फिर जो बची हुई कुछ सर्विसेज या बची हुई कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम इंटीग्रेट कर देते हैं किसमें, अपने फाइनल प्रोटोटाइप में। क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट होती है, गेट पोस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। डेटा हम गेट करते हैं, डेटा हम पोस्ट करते हैं, तो उनको स्टेप वाइज फॉलो करने के लिए स्टेप वाइज फॉलो करके हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो वो एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग में आ जाती है। तो स्पेशली इफ़ वी आर डेवलपिंग एनी वेब डेवलपमेंट वाला सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका प्रोटोटाइप बनाने के क्या स्टेप हैं कि पहले हम उसके पेजेस बना लें, फिर उनके बीच में डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना है वो उस चीज़ को देख के, और फिर उनकी सर्विसेज को अप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ करते हैं।
So these are the 4 types of prototyping model. Let's come to that best suits use with. मतलब हमारा So let's come to the point that where the prototype model are basically used, means best uses when the project requirements are not known in detail. जिन projects की requirement हमें properly अभी नहीं पता है, they are still discussing, तब तक के लिए जितनी requirements हमें पता है उसके accordingly एक rough sketch बना करके हमने client को present कर दिया, so that client can give us the software for development. क्योंकि जो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक हमारा प्रोटोटाइप एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट देगा ही नहीं. तो बेसिकली क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसे एक प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर बना करके देते हैं, जिससे कि क्लाइंट इतना सेटिस्फाई रहे कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट की टीम है ये काम कर पाएगी हमारे प्रोजेक्ट पे. इस वजह से नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ it is also a very good choice to demonstrate a technical feasibility of the product. मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी को ये बहुत हेल्प करता है शो करने में कि मतलब टेक्निकली जैसा क्लाइंट सोच रहा है उस तरीके से वो प्रोजेक्ट फीजिबल हो भी पाएगा या नहीं, वो चीज़ इसमें क्लियर हो जाती है. सेकेंड, कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है. इट शुड बी यूज्ड व्हेन द डिजायर्ड सिस्टम नीड टू हैव लॉट ऑफ इंटरैक्शन विद द एंड यूज़र, मीन्स वेब डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर वेब वाली चीज़ें होती हैं, उसमें यूज़र से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो उसके अंदर प्रोटोटाइप मॉडल बनाने से फ़ायदा क्या रहता है, एक रफ आइडिया मिलता रहता है हमको. लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ typically online system web interfaces have a very high amount of interaction, same वही point, with end user and are best suited for prototype model. तो जो online systems होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा user interaction है, तो उनके लिए prototype model is a best example for going towards the development of the project. Now coming to the advantages of प्रोटोटाइप मॉडल. तो एडवांटेजेस हमारे यहाँ पे क्या है, यूज़र आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट. यूज़र कैसे एक्टिवली इन्वॉल्व है, क्योंकि वो बार बार, एक तो जितनी बार प्रोटोटाइप बन के आएगा उससे हम इवेल्युएट करवा रहे हैं, तो यूज़र फुल्ली इन्वॉल्व है. सेकेंड, एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्ली, क्योंकि प्रोटोटाइप बनाते बनाते बहुत सारे ऐसे मेजर एरर्स होते हैं जो कि हम कवर कर लेते हैं. देन थर्ड पॉइंट, क्विकर यूज़र फीडबैक इज़ अवेलेबल लीडिंग टू बेटर सोल्यूशन हो जाता है. क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही यूज़र से इतनी इवैल्यूएशन करवा ले रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि हमें आगे के लिए बहुत क्लियरेंस हो जाता है. तो जब एक्चुअल उसके डेवलपमेंट पे आते हैं आफ्टर प्रोटोटाइपिंग, तो हमें इतने एरर्स और इतने इश्यूज़ कम मिल पाते हैं और क्लियरिटी भी हमारे प्रोजेक्ट की ओर बढ़ जाती है. ये एडवांटेज होता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ करने का. देन मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली. सिंपल, जब हम बना रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि यूज़र से कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, जो कि कब हमें पता चलती हैं, जब हम एक्चुअल इसका डेवलपमेंट करते हैं. तो अगर कोई बाय चांस कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि यूज़र के साइड से मिस हो गई है हमें बताने के लिए, तो उसको हम बहुत ईजिली गेट कर पाते हैं इसके अंदर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कन्फ्यूजन और डिफिकल्ट फंक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड. Confusing or difficult functions can be identified. Then next, users get a better understanding of the system being developed. यूज़र को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस तरीके का सिस्टम हमारा दिखने वाला है जब डेवलप होकर के आएगा, उसको पहले से एक आइडिया लग चुका होता है. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि अगर सपोज उन्होंने जो हम क्विक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट सही थी, लेकिन उसके हिसाब से जब डेवलप करके दिखाया तो उन्हें वो प्रोटोटाइप अच्छा नहीं लगा, तो दे देमसेल्फ मेक चेंजेस इन डिज़ाइन. तो फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि हम प्रोटोटाइप को बार बार एक्सेप्ट करा रहे होते हैं और हम एक्चुअल डेवलपमेंट में नहीं मूव कर रहे हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा रहता है. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज. What are the disadvantages over here are, the first point, there may be too much variations in requirements each time the prototype is evaluated by the customer. अब क्या होता है कि इसमें कई बार कस्टमर आप कह सकते हो या जो भी यूज़र्स हैं, क्लाइंट हैं, वो कई बार थोड़े से नीडी से हो जाते हैं. मतलब नीडी नहीं बोलना चाहिए,
ग्रीडी से हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं, अच्छा ये चेंज करवा सकते हैं, अच्छा अब ये चेंज भी करवा के देख लेते हैं। तो बार बार वो रिक्वायरमेंट्स में बहुत वेरिएशंस ले आते हैं। अब जिसको बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कई बार हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि कई बार वो आधा प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप में ही डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं। Coming to the second point, poor demonstration due to continuously changing customer requirements. Poor documentation हो गई, क्योंकि बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। अब जब हम प्रोटोटाइप 1 बनाएंगे उस टाइम हमने डॉक्यूमेंटेशन करी, फिर प्रोटोटाइप 2 बनाएंगे फिर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अगर उसमें बार बार चेंजेस आ रहे हैं एज पर दी, मतलब मेजर चेंजेस आते हैं एज पर दी कस्टमर, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में भी इश्यूज आने लगते हैं, एम्बिग्विटी हो जाती है, कहीं पे चेंज करा कहीं पे नहीं चेंज करा, उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट। क्योंकि प्रोटोटाइप में ही इतना टाइम लग जाता है, तो कई बार ये लगता है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। Last point, that is require extensive customer collaboration in terms of cost and commitment. कस्टमर की कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड कमिटमेंट। वाई? कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरीके से वो उनको इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए हम पे बेसिकली, कि हाँ जो ये आपकी डेवलपमेंट टीम है वो आपको डेवलप करके देगी प्रोजेक्ट। और कॉस्ट क्यों? क्योंकि जितनी बार वो प्रोटोटाइप बनवाएंगे, कॉस्ट, हर एक प्रोटोटाइप कॉस्ट तो इवॉल्व करेगा ही। प्रोटोटाइपिंग हो रही है जितनी, उतनी ही कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी जितनी वो प्रोटोटाइपिंग बढ़वाएंगे। तो दोनों के ऊपर होता है कि उनका कमिटमेंट हमारे ऊपर और वो कॉस्ट हमें उतनी सप्लाई करें। ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है इसके अंदर। अगर वो चीज़ नहीं देता है, अगर कस्टमर की कोलैबोरेशन अच्छी नहीं होती है उस चीज़ से रिलेटेड, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट इज़ हाई। सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो इसके अंदर अगर हम एक समरी के पॉइंट से देखना चाहें तो इसमें सिर्फ ये था कि अगर हम प्रोजेक्ट को एक एक्सेप्टेंस की स्टेज पे लाने के लिए, मींस जब कस्टमर हमारे पास आए और कहे कि उसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है, एक एक्स प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस एक्स प्रोजेक्ट को बनाने के एक्सेप्टेंस लेने के लिए, कि मींस वो कस्टमर हमें दे, उसको हम दिखाने के लिए हम एक्स का एक एक्स डैश एक प्रोटोटाइप बना करके उसको दिखाते हैं कि ओके आप इस प्रोटोटाइप को देखो, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड दिस प्रोटोटाइप, तब हम डेवलपमेंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। सो प्रोटोटाइप बेसिकली हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? हमारी एक्सेप्टेंस दिलवाने के लिए फ्रॉम द क्लाइंट कि आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आगे बढ़ना चाहेंगे इस चीज़ के लिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर प्रोटोटाइप मॉडल।